आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 का। इस चैप्टर 7 का नाम है मगध का उत्कर्ष। पिछले चैप्टर में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़े थे, बहुत अच्छा से पढ़े थे, और उसमें ये भी पढ़े थे मगध के बारे में, मगध महाजनपद के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाजनपद था। इसमें मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ना कि मगध कितना बड़ा था, कैसे ये इतना बड़ा हुआ, यहाँ पर कौन कौन राजा हुए, क्या हुए, बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पिछला चैप्टर में आपको पता है कि मगध का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता था। यहाँ पर ये बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मगध पड़ता था। यहाँ पर मगध का क्षेत्र थोड़ा सा था, एकदम छोटा सा मगध था। लेकिन ये कैसे पूरा विस्तार हुआ, कैसे ये पूरा बढ़ा, उसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे। मगध पहले एकदम छोटा था। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जनपद के बारे में। जनपद क्या होते हैं, जनपद की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए इससे पहले वैदिक युग था, महाजनपद से पहले वैदिक युग था। वैदिक युग में क्या होता था, लोग कबीलों में रहते थे। कबीला का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे संगठन बनाकर लोग रहते हैं। अब कबीला वाला ये होता है कि वो एक जगह नहीं ठहरते हैं, कभी यहाँ पर रहेंगे, कभी इधर रहेंगे, कभी इधर पहुंच जाएंगे, कभी इधर, एक जगह वो नहीं रहेंगे। अपने साथ पूरा संगठन बनाकर लेकर चलते हैं, और जहां पर रुके वहीं पर अपना घर बना लिए। वो बांस उस लेकर घूमते रहते थे और घर वहीं पर बना लेते थे, और अधिकतर वो पशुपालन करते थे। लेकिन वैदिक युग के अंतिम समय में, उत्तर वैदिक काल में, लोग अस्थायी रहने लगे। वैदिक काल की शुरुआती समय की बात बता रहे हैं, ऋग वैदिक काल में कबीलों में रहते थे। लेकिन वैदिक काल के जैसे ही ये उत्तर वैदिक काल आया, अंतिम समय आया, उस समय लोग अस्थायी रहने लगे और कृषि करने लगे थे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो चुका था, और लोहा का खोज होने से कृषि में एक परिवर्तन आया। और जब भी कृषि करेंगे, ध्यान से समझिए, कोई भी होगा जो कृषि करेगा वहीं पर रहना पड़ेगा। अब समझिए इतना बड़ा खेत है, यहाँ पर कृषि करके दूसरे जगह चले जाएंगे, कभी इधर घूमने कभी इधर, तो चले जाएंगे, पता चलेगा कोई जानवर आकर फसल खा गया या कोई और कुछ कर दिया खेत पर। अगर खेती करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अस्थायी रहना पड़ेगा। तो वो लोग अस्थायी रहना शुरू कर दिए, अपना यहीं पर घर बनाकर अस्थायी रहना शुरू कर दिए। जब अस्थायी रहना शुरू कर दिए, एक दो तो लोग नहीं रहेंगे, सारे लोग अस्थायी रहने लगे। तो धीरे धीरे कबीला का जो मुख्य था और जो प्रमुख था, वो धीरे धीरे राजा बनने लगा। क्या बनने लगा, राजा। और लोहा का खोज होने से अब कबीला एक ही नहीं था। मान लीजिए एगो यहाँ पर लोग रहने लगे अस्थायी, तो एगो यहाँ पर लोग रहने लगे अस्थायी, घर और बनाकर। अब होता ये था ना कि यहाँ का जो प्रमुख है, यहाँ का जो राजा है ना, छोटे छोटे राजा भी होने लगे थे, तो चाहता था ना कि ये लोग भी हमारे ही कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ का कंट्रोल में इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो राजा है वहां का हराना पड़ेगा। तो वो क्या करता था, इससे लड़ाई करने लगता था। ये दोनों लड़ जाते थे, और लड़ने के बाद क्या होता था, मान लीजिए कोई एगो जीत गया तो ये भी, या तो ये जीता है, नहीं तो ये जीता। अगर ये जीता तो पूरा कंट्रोल में ये हो जाएगा, और नहीं तो अगर ये जीत गया तो पूरा कंट्रोल में इसका हो जाएगा। लोहा का खोज होने से युद्ध में भी वृद्धि हुआ। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे राजा एकदम बड़ा राजा बनने लगा, और महाजनपद की उत्पत्ति हुई। यानी जनसंख्या इसका बढ़ने लगा, और क्या बन गया, महाजनपद। और कुल उस समय 16 गो महाजनपद थे। कितने महाजनपद, 16 गो कुल महाजनपद थे। अब एक बात समझिए, ये जैसे मगध जैसा और 15 गो महाजनपद था। कितना महाजनपद था, मगध भी एक महाजनपद था, और इसके जैसे कुल कितने महाजनपद थे, 15 गो महाजनपद थे। अब एक बात ध्यान समझिए, 16 महाजनपद के बारे में पता कैसे चलता है हम लोगों की, 16 गो महाजनपद थे। कौन बताता है, उस समय कोई लोग बचे हुए हैं कि बताएंगे कि हाँ देखिए यहाँ पर 16 गो महाजनपद था। कोई बचा हुआ तो है नहीं जो आपको बताएगा कि देखिए यहाँ पर 16 गो महाजनपद है। देखिए पता कैसे चलता है, 2 गो साहित्यों से पता चलता है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक है भागवती सूत्र, भागवती सूत्र, भागवती सूत्र। इन दोनों से पता चलता है 16 गो महाजनपदों के बारे में। इन दोनों से देखिए, ये है जैन ग्रंथ, ये है जैन ग्रंथ, और ये है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। भागवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इन दोनों से क्या पता चलता है, 16 गो महाजनपद के बारे में पता चलता है कि 16 गो महाजनपद थे, और मगध एक बड़ा महाजनपद था। लेकिन ये नहीं था कि शुरू से ही बड़ा हो गया। ये बड़ा होने का एक प्रमुख कारण देखिए क्या था, जैसे 16 महाजनपद थे ना, तो सभी जो महाजनपद थे एक जैसे ही थे, मतलब बराबर ही थे, छोटे छोटे सभी महाजनपद थे। लेकिन ये मगध अचानक एकदम वृद्धि हुआ, एकदम अचानक बड़ा बन गया, और बहुत सारे महाजनपद को अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब लड़ाई करके या जैसे भी करके ये बहुत सारे महाजनपद इसके कंट्रोल में आ गए। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वही हम लोग बात करेंगे। छोटा सा महाजनपद बड़ा कैसे हुआ, देखिए जैसे क्लास में ही होता है
क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और सभी लोग एक ही जगह बैठकर पढ़ रहे होते, सभी एक ही जैसे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत तेज होते हैं, अचानक वो क्या होता है, वो टीचर की बातें बहुत जल्दी समझ लेते हैं और तेज होते हैं वो बच्चे। वैसे ही ये सभी महाजनपद एक जैसे ही थे, लेकिन मगध क्या था, अचानक एकदम बड़ा होने लगा। कैसे बड़ा हुआ, क्या हुआ, उसको बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये बड़ा होने का प्रमुख कारण क्या था मगध महाजनपद के? इसके जैसे और कितने महाजनपद थे? 15 और महाजनपद, कुल कितना हो गया? 16। शुरू में मगध महाजनपद यहाँ पर था, ये गंगा के दक्षिण साइड में था। कहाँ था? गंगा के दक्षिण साइड में, बिहार वाला क्षेत्र है। ये उदाहरण की समझाए हैं, देखिए ये नीचे वाला जो है वो मगध था और ऊपर था वैशाली। कौन था? ऊपर था वैशाली था। तो देखिए, और ये मगध महाजनपद इतना छोटा ही था, ये बड़ा कैसे हुआ इसको पूरा अभी बता रहे हैं कि बड़ा कैसे हुआ। देखिए शुरू में इधर था, ये नीचे दक्षिण में था और शुरू में इसकी राजधानी थी राजगिरी। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कौन सा राजा जो राजगिरी राजधानी बनाया, क्या हुआ, इसके आगे अभी पढ़ेंगे। देखिए, तो ये सबसे पहला कारण था, इसका उत्कर्ष का सबसे पहला कारण था ये गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। संगम पर बसा था। ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। यानी देखिए शुरू में इतना था, ये बाद में ये सब बड़ा होता गया धीरे धीरे। आपको पता है अगर कि ये मगध के आसपास जो पटना वाला क्षेत्र है, वहां पर गंगा नदी और ये सोन नदी, दोनों नदी वहीं पर उनका संगम होता है। ये उसी के क्षेत्र में, ये मगध वाला पूरा क्षेत्र है, पटना नहीं, पटना से पहले ये मगध वाला क्षेत्र में, ये मगध वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर गंगा और सोन नदी का संगम होता है। और गंगा नदी पटना से भी होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? पटना से भी होकर गुजरती है। अब देखिए ये नदी का संगम होने से मगध का उत्कर्ष का क्या संबंध है, क्यों ये इसका क्या संबंध? देखिए क्या हुआ, इसकी गंगा और सोन नदी का संगम होने से हुआ ये कि ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था बहुत क्षेत्र ये उपजाऊ हुआ। क्या हुआ? ये क्षेत्र उपजाऊ हुआ। अब देखिए उपजाऊ होने से ये क्षेत्र उपजाऊ हुआ। आपको पता है कि नदियों के किनारे जो भी क्षेत्र होते हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा फसल बहुत तेजी से होता है। और उस समय मुख्य रूप से क्या था, कृषि ही सबसे प्रमुख साधन था। लोगों को जीवन यापन करने का, व्यापार करने का कृषि ही प्रमुख साधन था। तो व्यापार भी यहाँ पर ठीक ठाक होता था। क्यों? क्योंकि नदियों के रास्ते व्यापार का भी एक साधन था। क्या था? व्यापार। यहाँ पर व्यापार भी बहुत तेजी से होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फसल बहुत अच्छा से होता था, जलोढ़ मिट्टी आ जाता था। क्यों? नदियों को दो नदी जब मिल रहा है तो जलोढ़ मिट्टी की कमी होगा, जलोढ़ मिट्टी थोड़ा सा आएगा, बहुत से ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी आता था। और यहाँ पर क्या हुआ कि उपजाऊ तो भूमि हो ही गया और व्यापार के बढ़िया साधन मिल गए। देखिए इस समय रोड बन गया है, बहुत अच्छा हो गया है, कहीं से भी कोई भी सामान लेकर जाया जा सकता है। नदियों से बहुत कम अब सामान या कुछ भी लेकर जाया जाता है। ऐसे तो ये समुद्र के रास्ते लेकर जाया जाता है। लेकिन उस समय तो रोड थे नहीं। जब रोड नहीं थे तो कैसे सामान लेकर जाया जाता था? भारी भारी जो सामान होता था क्या किया जाता? नदियों के रास्ते समुद्र में पहुंचा दिया जाता था। आपको पता है कि नदी किससे मिलती है? समुद्र से मिलती है। और नदियों के रास्ते समुद्र में पहुंचाया जाता था और समुद्र के रास्ते जिस देश में लेकर जाना होता था सामान, वहां पर व्यापार होता था। ठीक है। और अपने देश में भी नदियों के रास्ते क्या होता था, जहां पर भी सामान पहुंचाना हो वहां पर क्या कर दिया जाता था? पहुंचा दिया जाता था। इनका व्यापार और सैन्य शक्ति और सैन्य सुरक्षा मिला। अब देखिए सैन्य सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, इनको सैन्य सुरक्षा भी मिल गया नदी होने से। देखिए क्या हुआ कि ये गंगा के ये गंगा जो नदी है, ये जो गंगा नदी है, ये अगर पटना में अगर कोई जाता है अगर पटना में, तो कहीं से भी जाने पर कोई ना कोई पुल पार करके जाना पड़ता है। अधिकतर क्षेत्रों से जाने पर, क्योंकि ये जो पटना है वो नदियों से घिरा हुआ है। नदियों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। कहीं से जाने पर, अधिकतर जगहों से जाने पर क्या करना पड़ता है? पुल पार करके जाना पड़ता है। इस समय तो पुल बनवा दिया गया, उस समय तो पुल था नहीं, तो कैसे लोग जाते होंगे? नाव से नदी पार करना पड़ता होगा। ठीक है, नाव से नदी पार करना पड़ता है। इस समय तो मान लीजिए पुल है, पुल से लोग चले जाते हैं, लेकिन उस समय नाव से जाना पड़ता था। अब समझिए, मान लीजिए ये पटना हुआ और इधर जिधर से भी जाना हो सारे जगह ये मान लीजिए नदी पार करके ही जाना पड़ेगा। ये नदी पार करके ही जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि नदी पार करने में सेना लेकर नदी पार करके जाकर आक्रमण करना है ये मगध पर, तो आक्रमण हो पाएगा? ये पहले से ही तैयार रहते थे कि कौन कौन आ रहा है, उधर से कौन जा रहा है, पूरा नजर रखते थे।
कि कौन नदी में से आ रहा है जा रहा है। सैनिकों को मान लीजिए एगो मैदान है, खुला मैदान है, हमला करना है, एगो एगो नदी पार करके जाना है, कौन आसानी होगा? ये वाला आसानी होगा। लेकिन ये तो नदी था, तो ये आक्रमण भी कोई नहीं कर पाता था। इनको ऐसे ही सुरक्षा मिल जाता था, किससे? नदियों से। और नदी में ऐसा हो रहा कि बहुत समय ऐसा था कि पानी पूरा भरा रहता था, ऐसे ही कोई नहीं जा सकता था। और एक बात, ये बिहार के दक्षिण में, ये बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, ये गाया की पहाड़ियां है। आप जानते भी होंगे गाया में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्या है, पहाड़ियां है, गाया की पहाड़ियां। तो एक और सुरक्षा मिल जाता था, गाया की पहाड़ियां। यानी गाया में जो पहाड़ियां है ये भी इनके इधर सुरक्षा कर देती थी। अब पहाड़ पर चढ़कर कोई हमला करेगा, इतना ऊंचा पहाड़ है, समझिए, ये मान लीजिए यहाँ पर समझिए, ये इतना ऊंचा पहाड़ है, इधर पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, और इधर से जाना है, तो पहाड़ पर कौन इतना पूरा भारी मात्रा में सैनिक? ये नहीं कि 2-4 को सैनिक जाकर हमला थोड़े करेंगे, मगध है, 2-4 को सैनिक हमला करने से जीत जाएंगे, नहीं। यहाँ पर पूरा सैनिक सब चीज लेकर जाना पड़ेगा, सामान हथियार सब चीज लेकर जाना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर हमला हो सकता है। लेकिन ये क्या था, पहाड़ से गिरा हुआ था, नदी से गिरा हुआ था, तो हमला करना इतना आसान नहीं था। अब देखिए इतना आसान, इसीलिए शुरुआती में मगध का राजधानी कहाँ बनाया गया? राजगीर बनाया गया। मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। मगध का राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया शुरू में राजगिरी। अभी भी राजगिरी जो है वो आप देखे होंगे तो जानते भी होंगे, राजगिरी अभी भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो राजगिरी इसीलिए राजधानी बनाएगा, कोई हमला नहीं कर सकता है। आज किसी भी राज्य को तब तक नहीं जीत सकता वहां का राजा ना हारे। अगर राजा हार गया तो कोई भी राज्य समझा जाता है कि वो राज्य जीत लिया गया। अगर समझिएगा राज्य को जब नहीं हारा तो राजा कहाँ रहते थे? राजधानी में। राजा के जो सारे मंत्री जो सब कुछ कहाँ रहते थे? राजधानी में। और हमला करना इतना आसान तो था नहीं। तो गया की पहाड़ी से भी इनको सुरक्षा मिल जाता था। और राजा खुलेआम किसी से युद्ध करते थे, दूसरा से। अपने तो सुरक्षा की चिंता था नहीं। राजा ये दूसरे से मान लीजिए युद्ध करने इधर गए, मान लीजिए ये राजा होगा, ये राज्य होगा, युद्ध करने इधर चलेगा, इधर आगे युद्ध करने के लिए, ठीक है, युद्ध करने के लिए। तब तक पता चला कि इन्हीं के मान लीजिए यहाँ पर राजा के ये राजधानी है, इधर युद्ध करने के लिए आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इधर युद्ध करने के लिए आए हैं, तब तक पता चला कि दूसरा आक्रमण कर दिया, इन्हीं के जो राजधानी में आक्रमण करके कब्जा कर लिया, यहीं पर कब्जा कर लिया। तो क्या हो जाएगा? राजा हार नहीं जाएंगे। लेकिन इनको तो ये चिंता था नहीं, मगध के जो राजा थे इनको तो चिंता था नहीं। बहुत सारे राजा हुए मगध के, इनको चिंता क्योंकि चारों तरफ से क्या है, ये पहाड़ी से एक तरफ से घिरा हुआ है और नदियों से घिरा हुआ है। और कम भी सैनिक रहेंगे तो इनकी सुरक्षा हो पाएगी। बहुत सारे सैनिकों को यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, और सारे सैनिक अपने साथ युद्ध के लिए ले जा सकते थे। यहाँ पर सैनिक रखने की तो जरूरत को ज्यादा है नहीं। और पहले से ही तैयार रहते थे, कोई नदी से हमला करेगा तो ऐसे हमला करना है, पहाड़ से हमला करेगा तो ऐसे उनको यहाँ से भगाना है, ये पूरा तैयार रहते थे पहले से। कम ही सैनिक क्या करते थे, इनकी राजधानी की क्या कर लेते थे? सुरक्षा करते थे। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि गाया के पहाड़ी सबसे क्या मिलता है उसके आगे। खनिज संपदा इनको मिलती थी कहाँ? यहाँ पर ये जो गंगा के जो क्षेत्र थे, गंगा के मैदानी भाग में जंगल फैले हुए थे, और जंगलों से क्या होता था, और इसके आसपास के और भी क्षेत्रों से इनको खनिज संपदा मिल जाता था, लोहा और बहुत कुछ मिल जाता था। और लोहा मिलने से क्या हुआ आपको पता ही है, युद्ध में वृद्धि हुआ, और ये युद्ध करने में एकदम आसानी हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था युद्ध करने में। और ये लोग क्या कर रहे थे, कृषि भी बढ़िया से कर लेते थे। उसके बाद खनिज संपदा, और इनको और क्या हुआ, ये जंगलों में क्या मिलती थी? हाथी। जंगलों में इनको हाथी मिलती थी, युद्ध भी किया जाता था तो हाथियों को भी सम्मिलित किया जाता था। और समझिए ये पूरा युद्ध क्षेत्र है, ये इधर युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पर 10 गो हाथी आ जाए तो कितने लोगों को ये अकेले संभाल सकता है? ये हाथी कितने लोगों को अकेले ये हाथी संभाल सकता है? हाथी के सामने कोई आएंगे, घोड़ा पर हो, कुछ भी लिए हो, कोई दिक्कत नहीं हो। हाथियों से भी युद्ध लड़वाया जाता था, और इधर ज्यादा मात्रा में हाथी पाया जाता था, ये ज्यादा मात्रा में हाथी इधर मिलता था, तो ये हाथी से भी क्या किया जाता है? युद्ध लड़वाया जाता है। उसके बाद साल वृक्ष भी इस जंगल में मिलता था। अब साल वृक्ष क्या होता है? साल वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है, इनसे रथ बनाए जाते थे। क्या किया जाता था? मजबूत रथ बन जाते थे इससे। साल के जो वृक्ष होते हैं उससे मजबूत क्या होते थे? रथ बन जाते थे। और यहाँ पर एक और कारण हुआ, योद्धा उत्पन्न हुए। अब देखिए योद्धा उत्पन्न हुए का मतलब अच्छे राजा इनको मिल गए। ये मगध साम्राज्य में अच्छे राजा उत्पन्न हुए जो मगध साम्राज्य का विस्तार करते ही जा रहे थे। यही सब कारण था जो बाद में ये मगध साम्राज्य का एक और ये राजधानी बना पाटलिपुत्र, एक और राजधानी। और पाटलिपुत्र भी सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं था, पाटलिपुत्र भी सुरक्षित था।
तो हमें लगता है कि समझ में आ गया हो कि मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे, कि नदी भी था, उपजाऊ भूमि भी मिल गया, व्यापार भी ठीक ठाक हो जाता था, गाया की पहाड़ियां भी थी, इनको खनिज संपदा भी मिल गया, साल का वृक्ष और ये जंगल भी मिल गए, उसके बाद अच्छे राजा भी उत्पन्न हुए। यही सब कारण था कि मगध इतना विस्तार कर पाया। और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के जो महाजनपद थे, ये इतने संपन्न नहीं थे जितना कि संपन्न ये था। हमें लगता है कि समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर वंश यानी कि राजा उत्पन्न हुए, कैसे वो राजाओं ने क्या क्या किया, ये पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमें लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।